हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बार्क एनपीसीआईएल के जो फिटर मॉडल पेपर को चला रहे थे उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मॉडल पेपर 5 पे आ गए हैं। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को मॉडल पेपर 4 करवा दिया है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग एक बार चेक करिएगा। मॉडल पेपर 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक 50 तक क्वेश्चन करा दिया था। दूसरे मॉडल पेपर में मैंने आप लोगों को 51 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन का करा दिया था, और मॉडल नंबर 3 में 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक करवा दिया है। मॉडल पेपर 4 में बात करें तो 151 से लेकर 200 तक क्वेश्चन हमने करवा दिया है, और ये मॉडल पेपर 5 है जो कि 201 से लेकर आपका टोटल क्वेश्चन चलने वाला है यहाँ पे 250 तक। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा, और इससे पहले की जो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेगा। और देखिए, बार्क एनपीसीआईएल के लिए यदि आपकी भी एग्जाम है तो आप बार्क मॉक टेस्ट की तैयारी सक्सेस करियर ऐप से, देखिए एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप से, या आप successcareer.classx.co.in सेम चीज मोबाइल पे भी और कंप्यूटर पे भी दोनों जगह टेस्ट दे पाएंगे। यहाँ से आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, या चाहें तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी तरह की टेस्ट सीरीज, जैसे कि स्टेज 1 के लिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए, फिटर एडवांस टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज बना दी गई है। और अगर बात किया जाए ई बुक की, तो मटेरियल आप लोगों को स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्टडी मटेरियल देखेंगे तो एनपीसीआईएल स्टेज 1 प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 10 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे अदर, जैसे कि प्रिलिमिनरी ई बुक, कंप्लीट ई बुक इंग्लिश हिंदी में, आपका फिटर का मॉडल पेपर 16 मॉडल पेपर है इंग्लिश हिंदी में, इलेक्ट्रीशियन का है, टर्नर का है, डीजल मैकेनिक का है, वेल्डर का है, और कारपेंटर का है, फिर यहाँ पे मशीनिस्ट का है, एमएमबी ट्रेड का है, आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। तो आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, स्टडी मटेरियल ऐप पे डाल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन यानी कि 201 नंबर क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे आप लोग आंसर भी बताएंगे। 201 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। आमतौर पर बियरिंग बुश बने होते हैं, किसका बना होता है? बियरिंग बुश। तो ये बियरिंग बुश गन मेटल का बना होता है, आपको याद रखना है। गन मेटल का बियरिंग बुश जब भी पूछे किस मटेरियल का बना होता है तो गन मेटल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी आएगा जो आप लोगों को फार्मूले सहित पूरे अच्छे से करवाऊंगा, तो आप लोग अंत तक बने रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 202 नंबर दिया है कि स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्र धातु तत्व कौन सा है? स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्र धातु कौन कौन से है वो आपको बताना है। तो मुख्य मिश्र धातु जो इसमें होता है क्रोमियम और निकिल होता है ना, क्रोमियम और निकिल, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 203 नंबर दिया है बाहरी लोड के अंतर्गत विनाश का सामना, यानी कि बाहरी लोड किसी चीज पे दिया जाता है तो उसके बाहरी लोड को सामना जो करता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की क्षमता है, यानी कि कौन सी धातु का गुण है? तो वो होता है शक्ति। शक्ति जो होती है किसी धातु के अंतर्गत, वो किसी भी बाहरी लोड के विनाश का सामना करता है, विथ स्टैंड डिस्ट्रक्शन लोड को वो क्या करता है? सामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 204 नंबर दिया है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मैंने आप लोगों को कल की भी वीडियो में जो चौथे वीडियो में भी करवा दिया था, नट और बोल्ट, ये याद रखिएगा, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। अब माइक्रोमीटर से रिलेटेड यहाँ पे हम सारी चीजें देख लेते हैं। अगर माइक्रोमीटर से क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है माइक्रोमीटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। माइक्रोमीटर 2 प्रकार के होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो दोनों प्रकार मैं आपको बताऊंगा। पहला जो प्रकार होता है ये मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर, और दूसरा जो होता है वो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? ब्रिटिश माइक्रोमीटर। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होता है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आप लोग आपने बता ही दिया, ठीक है। इधर आ जाइए, देखिए तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट पूछता है। लिस्ट काउंट आप लोगों को पता होना चाहिए, अल्पतमांक जिसे बोलते हैं हिंदी में। देखिए एम से मीट्रिक, और इसका जो मापांक होगा लिस्ट काउंट का, तो वो 0.01 mm में होता है, ठीक है। और जब ब्रिटिश का बात करेगा तो हम लोग ब्रिटिश माइक्रोमीटर में इंच के द्वारा नापते हैं, इंच के द्वारा नापते हैं, और मीट्रिक में क्या हम लोग मिलीमीटर में नापते हैं, मिलीमीटर में। तो ब्रिटिश में इंच में नापते हैं, तो इसका लिस्ट काउंट पूछ लेता है। तो इसका लिस्ट काउंट आप लोग को याद रखना चाहिए 0.001 इंच में होता है। ये इंच का सिंबल है ना, 0.001 इंच, 0.001 इंच, ये याद रखिएगा। अब याद रखना है कि मीट्रिक में मिलीमीटर में होता है, ब्रिटिश में इंच में होता है, ये याद रखिएगा। एम से मीट्रिक, एम से मिलीमीटर, ये याद रख लीजिए आपका। बाकी ब्रिटिश इंच में होता है। बाकी इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे हम आपको बताएंगे ना, रीडिंग आगे दिया हुआ है।
अगला देखिए दिया हुआ है कि ब्रास हाफ बेयरिंग में आयल ग्रुप काटे जाने हैं, इस काम के लिए किस प्रकार की चीजल का उपयुक्त है, किस प्रकार का चीजल उपयुक्त है। ब्रास हाफ बेयरिंग आयल ग्रुप काटना है तो इसमें हाफ राउंड नोच चीजल उपयोग किया जाता है ब्रास हाफ बेयरिंग आयल ग्रुप काटने के लिए। तो हाफ राउंड नोच चीजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजल का मतलब क्या होता है यहाँ पे छेनी, ठीक है, चीजल अंग्रेजी में बोला जाता है और छेनी अपना हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है सीम का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है, सीम का आमतौर पर उपयोग कैसे किया जाता है। तो सीम जो होता है ये सीट मेटल वर्किंग कार्य में लाया जाता है, इसलिए इसका आमतौर पर उपयोग किया होगा, सीट मेटल वर्किंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट 207 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक थ्रेड पर एक दिए गए बिंदु से अगले थ्रेड के संबंधित बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे एक मैं थ्रेड बना देता हूँ, मान लीजिए कि ये थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ना, तो आप लोग बस समझने पे फोकस करिएगा, ये मत समझिएगा कि फिगर कैसा बना के समझा रहे हैं, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये फिगर मैं बना दे रहा हूँ। देखिए ये थ्रेड कटा हुआ है, तो बोल रहा है एक थ्रेड पर एक दिए गए बिंदु से अगले थ्रेड, मान लीजिए कि ये बिंदु यहीं पे दिया गया है, दूसरा बिंदु अगला बिंदु यहाँ पे, यानी कि ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। तो एक बिंदु से उससे संबंधित बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। या आप ले लीजिए यहाँ पे इसको ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो रूट, एक रूट से अगले संबंधित रूट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसे बोलते हैं पिच, ठीक है। तो दोनों, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी पिच कहलाता है, या रूट से रूट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भी हम उसी पिच बोलते हैं। अब यहाँ पे थ्रेड से रिलेटेड अन्य टर्म देख लीजिए, इस ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला आप लोगों को नोमेनक्लेचर पूछ लेता है, इसको क्या बोलते हैं, तो क्रेस्ट बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है नीचे वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है रूट से जो यहाँ पे व्यास बनाएगा, कुछ व्यास मान लीजिए कि ये रॉड का बना होगा, थ्रेड मान लीजिए कि यहाँ बना हुआ है, तो उसमें जो ये रूट वाले पार्ट से जो व्यास बनाता है, मान लीजिए कि ये वाला व्यास नीचे वाला रूट वाला पार्ट से, तो इसे हम लोग बोलते हैं माइनर डायमीटर या रूट डायमीटर, इसको क्या बोलते हैं, रूट डायमीटर। और क्रेस्ट ये ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो आपका बड़ा वाला डायमीटर बनाता है, यानी कि क्रेस्ट से जो डाया बनाएगा, व्यास बनाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं मेजर डायमीटर, उसे क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, मेजर डायमीटर या क्रेस्ट डायमीटर, और अंदर वाले को रूट डायमीटर या माइनर डायमीटर, ये इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है एक थ्रेड का रूट व्यास किसका दूसरा नाम है। तो ऑलरेडी हमने एक थ्रेड का रूट व्यास, मान लीजिए ये थ्रेड दिया हुआ है, तो अभी हमने बताया ना ये थ्रेड, ये नीचे वाला पार्ट रूट है, तो रूट वाले व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम लोग माइनर व्यास बोलते हैं। तो माइनर व्यास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्रेस्ट वाले व्यास को हमने बताया मेजर डायमीटर। तो ये दोनों आप लोगों को देखिए यहाँ पे उसी से क्वेश्चन हो गया ये वाला। अगला 209 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। दिया है एक बोल्ट जो पिवट पॉइंट पर बना सकता है उसे क्या कहते हैं। तो एक बोल्ट जो पिवट पॉइंट बना सकता है उसे शोल्डर बोल्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। दिया है नीचे दिखाए गए वाइस का नाम बताना है। तो यहाँ पे किस प्रकार का वाइस दिखाया गया है, तो ये पिन वाइस। पिन वाइस क्या करता है, देखिए ये कौन सा वाइस है, पिन वाइस, आप लोगों को याद रखना है, पिन वाइस। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पाइप वाइस में पाइप को पकड़ा जाता है, या खोखली जो भी बेलनाकार वस्तु होती है उसको पकड़ा जाता है पाइप वाइस में। हैंडल वाइस में, हैंड वाइस में हैंड के द्वारा कोई भी चीज पकड़ना है तो जो वाइस इस्तेमाल करते हैं हैंड वाइस उसे कहते हैं। मशीन वाइस जो मशीन पे लगाकर जाप को बनाया जाता है उसे मशीन वाइस कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 211 नंबर दिया है कि किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग हैवी ड्यूटी कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी कार्य के लिए जो ग्राइंडिंग मशीन उपयोग में लाई जाती है वो है पेडेस्ट्रियल ग्राइंडिंग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 212 नंबर दिया है चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। तो चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग किया जाता है तो उसमें जो चीजल यानी कि जो छेनी का उपयोग करेंगे वो होता है वेब चीजल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 213 नंबर दिया है वुड वर्किंग सा के दांतों को शार्प करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो वुड वर्किंग, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के कार्य के लिए, लकड़ी वर्किंग मतलब कार्य के लिए। सामिस होता है आरी, सामिस क्या होता है, आरी, जो लकड़ी काटते हैं ना, जो आरी प्रयोग में हम लोग लाते हैं कि दांतों को शार्प करने के लिए किस फाइल का उपयोग लाते हैं, तो मिल सा फाइल को प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं।
एक हैमर का वजन कहाँ पे स्टैम्प किया जाता है? तो एक मैं यहाँ पे आप लोग को हैमर बना के दिखा देता हूँ। ये एक हैमर है, ठीक है, ये एक प्रकार का हैमर मैं आप लोगों को यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे कि आप लोग एक हैमर बस इसको समझिएगा। ये हैमर मान लीजिए मैंने बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे आई बना दिया। अब हैमर जब बनाया तो इसमें बोल रहा है कि जो हैमर का वजन है, यानी कि जो हैमर का वेट है, वो कहाँ पे स्टैम्प किया जाता है। तो देखिए यहाँ इस वाले पार्ट जो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता ना, इस प्रकार खाली खाली रहता है, इधर भी इधर भी, तो टोटल वजन जो यहाँ पे हम लोग देते हैं इसी पे, तो क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं चिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? पिन बोलते हैं। अब पिन जैसा होगा, जैसे यहाँ पे बॉल की तरह बनाया गया है तो बॉल पिन हैमर कहलाएगा, यहाँ पे क्रॉस बनाया जाएगा तो क्रॉस पिन हैमर कहलाएगा। तो ये डिपेंड करता है वजन किस कहाँ पे स्टैम्प होता है, तो चिक पे। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? नीचे से जो होता है जहाँ पे हम लोग स्ट्राइक करते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग फेस बोलते हैं। इस वाले पार्ट को नेक बोला जाता है। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? पूछ सकता है। और यहाँ पे जो इसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग आई होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई होल। याद रखिएगा। चलिए, ये नोमेनक्लेचर आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, और इसमें लकड़ी का हैंडल लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है 215 नंबर, टूटे बिना विदाउट रप्चर तन्य बलों के प्रभाव का विरोध करने के लिए धातु का के गुण का नाम बताइए। तो देखिए, तन्य बलों के प्रभाव को विरोध जो करता है उसे हम लोग बोलते हैं टेंसिटी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डक्टिलिटी किसे बोलते हैं? तन्यता किसे बोलते हैं? तो किसी भी धातु को तार खींचकर तार में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी क्या कहलाता है? तो किसी भी धातु पे हम जब बाहरी बल लगाते हैं तो उसमें विरूपण हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही बाह्य बल को हम लोग हटा लेते हैं तो वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, उसी की गुण को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। मेलिबिलिटी यानी कि आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? तो धातु का वह गुण जिसे पीट पीट कर हम लोग चादर में बदल देते हैं उसे हम लोग मेलिबिलिटी कहते हैं ना, आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातु का वह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 216 नंबर नीचे दिया गया है कि नीचे चित्र में एक्स मार्क के पार्ट किए गए पार्ट का नाम बताना है। तो ये देखिए, ये एक माइक्रोमीटर आप लोगों के सामने दिखाया गया है, जो कि 50 से 75 mm तक की दूरी को नाप सकता है ना, यानी कि कोई ऐसा जाप जो कि 50 mm से 75 mm के बीच है, इस माइक्रोमीटर से नाप जा सकता है। अब सबसे पहले देखिए, एक्स पार्ट का नाम पूछा है, तो इस सभी का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं जिससे कि आप बता पाए। देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम। ये क्या है? सी टाइप का है, तो ये क्या हो गया? फ्रेम हो गया, ठीक है, फ्रेम। दूसरा, यहाँ पे ये वाला एक्स पार्ट में जो दिखाया गया ना, इसे हम लोग बोलते हैं एनविल। एनविल, ठीक है, एनविल बोला जाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट स्पिंडल कहलाता है, ये, ठीक है, स्पिंडल। स्पिंडल, ये माइक्रोमीटर की नोमेनक्लेचर बता देता हूं, कुछ भी पूछ सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्लीव। स्लीव। अब माइक्रोमीटर ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी पूछ लेता है। तो ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया, सी हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं थिम्बल। इसको क्या बोला जाता है? थिम्बल बोला जाता है, थिम्बल। और इसे क्या बोलते हैं? रैचेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रैचेट। रैचेट, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर। अब आप लोग बता देंगे एक्स मार्क किए गए पार्ट का नाम, ये वाला पार्ट का नाम क्या है? एनविल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनविल। बाकी स्पिंडल को किसे इस वाले पार्ट को पूछता है? एनविल होता है, स्पिंडल होता है ये वाला पार्ट। थिम्बल कौन सा है? ये वाला थिम्बल है। स्पिंडल लॉक यहाँ पे लगा होता है कि जब हम लोग कोई भी माप ले लेते हैं तो यहाँ पे स्पिंडल लॉक लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा एक्स मार्क के रूप में एनविल है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर की सटीकता कितनी होती है? तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने आपको माइक्रोमीटर दो प्रकार का बताया था, एक मेट्रिक। तो मेट्रिक का मैंने आप लोग का लिस्ट काउंट बताया था, अल्पतमांक बताया था, जिसे यहाँ पे सटीकता बोला जा रहा है। तो कितना होता है? तो ये होता है 0.001 mm तक होता है ना, इसकी लिस्ट काउंट। और एक होता है ब्रिटिश वाली। तो ब्रिटिश की कितना होता है? तो ब्रिटिश का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 इंच होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर दिया है, नीचे चित्र में एक्स मार्क किए गए पार्ट का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स मार्क दिखाया गया है और यहाँ पे एक कोड बनाया गया है, तो कोड के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिप का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे लैंड का नहीं पूछा जा रहा है, फ्लैंक का नहीं पूछा जा रहा है। अगर कोड बनाया है तो कोड के बारे में एक ही ऑप्शन सही है। इस प्रकार पॉइंट कोड आप लोगों को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करेंगे अगर आपको नहीं पता होगा। बाकी इस कोड को अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप पॉइंट एंगल यानी कि पॉइंट कोड मार के आ सकते थे आंसर में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किया गया क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताएंगे कि मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है उसे हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तंग स्थान यानी कि रिस्ट्रिक्टेड प्लेस जहां पे हमारी हाथ या हमारा पेचकस वगैरह नहीं पहुंच सकता, हमारी हाथें नहीं घूम सकती, वहां पर उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो वहां पे हमारा जो टैप रिंच इस्तेमाल किया जाता है टी हैंडल टैप रिंच, ये कुछ इस प्रकार होता है, टी के आकार का होता है ना, ये यहाँ पे कुछ टी आकार का इस प्रकार होता है, जो कि तंग स्थान यानी कि रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पे यहाँ पे हम लोग हैंड रिंच टी हैंड टैप रिंच का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। तो फीड की इकाई मिलीमीटर प्रति चक्र से लिया जाता है, यानी कि राउंड से लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए वर्नियर कैलिपर एक्स मार्क किए गए पार्ट का नाम बताना है। तो यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर दिखाया गया और ये आपको नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। तो यहाँ एक्स के मार्क के पूछा है तो सबसे पहले हम इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो जा आप लोगों को दिखाई देता है। इस दो जा क्या है, एक वाला ये वाला जा जो है ये फिक्स जा है, इधर ये क्या है, ये फिक्स जा है यानी कि अचल जबड़ा है, जा मिस होता है जबड़ा, और ये वाला चल जबड़ा है, चल जबड़ा, चल जबड़ा। अब इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं मूवेबल, मूवेबल जा, फिक्स जा, मूवेबल जा। अब ये वाला दोनों जा क्या करता है, ये दोनों जा क्या करता है, ये बाहरी व्यास को नापता है, यानी कि बाहरी माप नापता है, बाहरी मेजरमेंट करता है, बाहरी माप बताता है। ऊपर वाला जा देखिए ये फिक्स जा है, इधर वाला जो है फिक्स, इधर वाला मूवेबल, क्योंकि ये पूरा मूव करेगा। ठीक है, अब ये दोनों मूव क्या, ये क्या नापेंगे, ये जा आप लोगों को आंतरिक क्या मापते हैं, आंतरिक माप नापते हैं, आंतरिक। तो ये आप लोगों को दोनों जाके पता चल गया, फिक्स जा, ये दोनों फिक्स जा है, ये दोनों क्या है, फिक्स जा है, और ये दोनों क्या है, तो ये चल जबड़ा है, ये दोनों चल जबड़ा है, ये और ये। आंतरिक माप नापता है ऊपर वाला, नीचे वाला बाहरी व्यास नापता है। इसे हम लोग बोलते हैं डेप्थ बार। क्या बोलते हैं, डेप्थ बार। डेप्थ बार क्या करता है, ये गहराई को नापता है, कहीं भी गहराई को मापता है। और ये वाला जो देख रहे हैं जिसपे स्केल 1 2 3 बना हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल, मेन स्केल बोलते हैं इसको, मेन स्केल। अब मेन स्केल पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे मेन स्केल पे 1 2 3 लिखा होता है, जिसे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोल दिए। और ये क्या होता है, तो ये फिक्स बार होता है, यानी कि ये पूरा फिक्स होता है 1 2 3। और यहाँ पे देखेंगे जो चल जबड़ा है, जबड़ा पे ये जो 1 2 3 यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे भी स्केल बना हुआ है, तो ये मूवेबल है। इसे ही हम लोग बोलते हैं वर्नियर, वर्नियर स्केल बोलते हैं, वर्नियर स्केल इसको बोलते हैं, ये वाले को मेन स्केल। अब देखिए ये हो गया ना, अब आगे आइए, डेप्थ बार बता दिया, इसी को हम लोग बीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, जिसपे 1 2 3 मेन स्केल पे होता है। तो अब ये पूछा जा रहा है एक्स मार्क किए गए पार्ट का नाम, तो एक्स ये वाला पार्ट है जिसे हम लोग डेप्थ बार बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डेप्थ बार क्या करता है, गहराई को नापता है। नेक्स्ट 223 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की सटीकता कितनी होती है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड जो होता है वो कितना माप सकता है, ये आपको बताना है। तो वो अधिकतम एक अंश के मान को माप सकता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कॉम्बिनेशन सेट। नेक्स्ट, पुनः शार्प किए गए डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए क्या प्रयोग लिया जाता है। तो पुनः शार्प किए गए डिवाइडर पॉइंट जो होता है उसे फिनिशिंग करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं आयल स्टोन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। तो बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग हम लोग कोण मापने के लिए किया जाता है, एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं, एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट।
बाकी देखिए फीटर फुल थ्योरी क्लास हमने चलाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए तो कोड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खोखली सिलेंड्रिकल जाप को पकड़ कर रखने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। एक और चीज देखिए, आप लोग को 4000 की पीडीएफ, 4000 एमसीक्यू की पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके ये पूरा डिटेल से आप लोग को क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम कोई भी हो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, खोखली सिलेंड्रिकल जाप को पकड़ कर रखने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं। तो खोखली सिलेंड्रिकल जाप को पकड़ के रखने के लिए हम लोग पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पिन वाइस में पिन को पकड़ा जाता है, हैंड वाइस में हैंड के द्वारा कोई भी जाप को पकड़ा जाता है, ठीक है, जो हैंड से पकड़ने लायक हो। बेंच वाइस बेंच पे रखकर जाप को पकड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर दिया, एक हैमर के फेस पर हल्की उत्तलता क्यों दी जाती है। तो एक हैमर के फेस जो होती है उस पर हल्की उत्तलता देने के क्या कारण है। तो वो स्ट्राइकिंग करने पर समान लोडिंग के लिए हम लोग उत्तलता दिया जाता है जो हैमर होता है। हैमर का मतलब हथौड़ा। चलिए नेक्स्ट 228 नंबर का क्वेश्चन, हैंड टेप आगे से चेम्पर क्यों किया जाता है। तो हैंड टेप जो है आगे से चेम्पर क्यों किया जाता है। तो चेम्पर करने का मेन रीजन है कि सीध में लाने के लिए, ठीक है, एक सीध में आ जाए इसलिए उसे चेम्पर कर दिया जाता है। 229 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। नीचे दिखाए गए बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश में रीडिंग बताना है। तो हमने दो तरह की आप लोग को माइक्रोमीटर बता दिया था। एक आप लोग को मेट्रिक माइक्रोमीटर बताया था, याद रखिएगा, मेट्रिक का माइक्रोमीटर का अल्पतमांक मैंने 0.01 mm बता दिया था। और एक होता है ब्रिटिश, जिसका हम लिस्ट काउंट आप लोगों को बताया था 0.001 इंच, ठीक है, ये लिस्ट काउंट। अब आइए इसकी रीडिंग आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसकी रीडिंग आप लोगों को निकालने आना चाहिए। देखिए एक खाने यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी, एक खाने की दूरी कितना होता है। तो 0.025 इंच होता है। एक खाने के बीच की दूरी कितना होता है, 0.025 इंच होता है। तो देखिए एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने खाने हो जा रहे हैं। देखिए एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, यानी कि एक तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 खाने हो रहे हैं। जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.100 इंच हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तक 0.1 इंच, फिर 0.2 इंच, 0.3 इंच, ठीक है। एक खाना, दो खाना, तीन खाना, देखिए यहाँ से यहाँ तक 0.01, फिर यहाँ से यहाँ तक 0.01, सॉरी 0.1, 0.2, 0.3 ना। यहाँ से यहाँ तक एक बार मैं मिटा के दोबारा आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने बताया इस छोटे वाले खाने का मान, इस छोटे वाले खाने का मान कितना है, तो 0.025। तो एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, यानी कि 0 से लेकर 1 तक 4 खाने हो रहे हैं और 4 खाने का मान 0.01 इंच। तो एक यहाँ पे हो गया 0.1 इंच, फिर दूसरे पे क्या हो जाएगा 0.2 इंच और तीसरे पे क्या हो जाएगा 0.3 इंच। सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। फार्मूला पहले नोट कर लीजिए कैसे निकालेंगे। जब भी आप लोगों को माइक्रोमीटर दे तो माइक्रोमीटर की टोटल रीडिंग आप लोगों को जब भी पूछे ना, टोटल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग आप लोग कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले मेन स्केल पर कितना मान है, प्लस माइक्रोमीटर यानी कि यहाँ पे थिम्बल पे जो है माइक्रोमीटर यानी ये थिम्बल वाले पर गुड़े लिस्ट काउंट से आप लोग क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब मेन स्केल पे मान इसका कितना है, तो मेन स्केल पे देखिए 0.1 इंच, 0.2 इंच, 0.3 इंच, यानी मेन स्केल पे मान आ गया 0.3 इंच आ गया है ना, 0.30 इंच। प्लस ये वाला प्लस नहीं, अभी हम लोग मेन स्केल पे बाकी है। देखिए एक खाना, दो खाना अभी बाकी है, हम तो यहीं तक लिखाना है ना। अब देखिए 2 इंच मतलब 2 अभी खाना बाकी, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2। अब 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 0.025, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.025 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.050 इंच। ये हो गया मेन स्केल पे मान हमने निकाल लिया, ये मेन स्केल पे मान आ गया। प्लस अब माइक्रोमीटर यानी कि थिम्बल पे, तो एक खाने का मान थिम्बल पे यहाँ से जैसे एक खाना है ना, यहाँ से यहाँ तक
एक खाने का मान थिम्बल पे जो लीस्ट काउंट होता है उसके बराबर होता है। तो ब्रिटिश में 0.001 इंच के बराबर होता है। अब काउंट गिन लीजिए मेन स्केल से किससे मिला हुआ है, किस पॉइंट से मिला हुआ है। तो यहाँ ये वाला लाइन तो 5 है, 5 के बाद ये 6 और ये 7वीं लाइन से मिल रहा है। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे 7, तो क्या हो जाएगा आप लोग कर लीजिए 0.007 इंच। अब देखिए यहाँ माइक्रोमीटर यानी कि थिम्बल पे कितना है 7 है, तो 7 गुणे लिस्ट काउंट कितना है तो 0.001 इंच होता है ब्रिटिश में। मैं आप लोग को पहले बता दिया। अब इन सभी को जोड़ लीजिए 0.300 इंच प्लस 0.050 इंच प्लस इसको 0.007 इंच, इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे ना तो 0.357 इंच आपका निकल कर आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा, करेक्ट आंसर यही होगा। ऑप्शन में 0.357 इंच नहीं दिया हुआ है, किसी में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चारों ऑप्शन में देख लीजिए। तो सबसे नज़दीकी मान 0.357 इंच के करीब एकदम मान कौन सा है, 0.359 इंच वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के पास वाला आंसर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप यही आंसर करेंगे ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 230 नंबर। दिया है सरफेस प्लेट को स्ट्रेस रिलीव्ड अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो सरफेस प्लेट को जो स्ट्रेस रिलीव्ड अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से बनाने का रीजन है कि वो इसलिए बनाया जाता है कि उसमें विकृति को रोकने के लिए ना। अब हम लोग जो सरफेस प्लेट बनाते हैं वो अच्छे कास्ट आयरन का बना होना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं उससे हम लोग सरफेस सतह मापते हैं किसी भी जॉब को। ठीक है, अगर उसके अंदर विकृति हो जाती है तो हमारे जाब को भी वो क्या कर सकता है, विकृत कर सकता है, इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 231 नंबर। दिया है ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। तो ड्रिल अधिक गर्म हो जाता है, इसका मेन रीजन है कि जो क्लियरेंस कोड है ड्रिलिंग का वो सही नहीं है, इसलिए ओवरहीट हो जाता है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर 232 नंबर। यदि किसी ड्रिलिंग का क्लियरेंस कोड अधिक है तो क्या होगा। तो यदि किसी ड्रिल का क्लियरेंस कोड अधिक है तो क्या होगा। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी भी ड्रिल की क्लियरेंस कोड अधिक हो जाता है तो वो कटिंग एज को कमजोर कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 233 नंबर। दिया है यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल आउट ऑफ सेंटर रन करता है तो क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक प्लेट बना रहा हूँ और यहीं पे मुझे ड्रिल करना है, यहाँ पे मुझे ड्रिल करना है और मैं ड्रिल थोड़ा सेंटर से आउट ऑफ सेंटर यानी कि यहाँ पे से ड्रिल करने लगा तो ये क्या कर देगा, देखिए ड्रिल करते 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 ये हमें जो मेरा होल है ये बड़ा बना देगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिल टूट जाएगा नहीं, ड्रिल ओवरहीट हो जाएगा नहीं, ड्रिल रफ छेद करेगा नहीं, ड्रिल ओवर साइज यानी कि अधिक बड़ा साइज का बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 234 नंबर। दिया हुआ है यदि ग्राइंडिंग व्हील की सतह स्मूथ और चमकदार हो जाता है तो इस दोष को क्या कहते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील की सतह, जो ग्राइंडिंग व्हील है यहाँ पे मान लीजिए ये ग्राइंडिंग व्हील है और इस पे क्या होता है, कड़ लगे होते हैं ग्राइंडिंग व्हील का, एब्रेसिव मटेरियल लगा होता है जो कि क्या करता है, ग्राइंड करता है, छोटे छोटे मेटल को काट के बिल्कुल बारीक हटाता है और ये बिल्कुल डल हो गया, स्मूथ हो गया और चमकदार हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्लेजिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला 235 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कृषि उपकरण राट आयरन में क्यों बनाया जाता है। तो कृषि का जो उपकरण प्रयोग में लाते हैं, कृषि हमेशा खेत में लगने वाला काम है और खेतों में हमेशा कुछ ना कुछ पानी वगैरह हम लोग चलाकर ही वर्क करना रहता है। तो खेत में जो उपकरण लाते हैं वो राट आयरन का ही लिया जाता है। इसका मेन कारण है कि संक्षारण प्रतिरोध होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट के कारण हम लोग राट आयरन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयरन की बात आई तो हम चलिए आयरन के बारे में बता देते हैं। मुख्य रूप से आयरन 3 प्रकार का होता है। एक होता है पिग आयरन जिसे हम लोग कच्चा लोहा बोलते हैं। दूसरा होता है कास्ट आयरन जो कि मशीन वगैरह की बेस वगैरह बनाने में काम आता है, सबसे ज़्यादा मशीन में पार्ट में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है ये। फिर तीसरा जो होता है राट आयरन होता है जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। राट आयरन कृषि उपकरण को बनाने में प्रयोग लेते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, पिग आयरन किस भट्टी से प्रयोग में मतलब किस भट्टी से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा ब्लास्ट फर्नेस होता है, पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस से तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कास्ट आयरन किस भट्टी से प्रयोग में लाया जाता है। तो क्यूपोला एक फर्नेस होता है, क्यूपोला फर्नेस मतलब होता है भट्टी ना,
फर्नेस। और राट आयरन किस भट्टी से प्रयोग में लाया जाता है? तो एक पुडलिंग भट्टी होती है, पुडलिंग, राट आयरन पुडलिंग भट्टी, फर्नेस। तो अब देखिए इसी से क्वेश्चन पूछता है, पिग आयरन को कच्चा लोहा बोलते हैं, कास्ट आयरन को ढलवा लोहा, राट आयरन को पिटवा लोहा बोलते हैं। ठीक है, तो कृषि उपकरण का पता चल गया, संक्षारक प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे और देखेंगे, ये सबसे अशुद्ध लोहा होता है, पिग आयरन सबसे अशुद्ध लोहा होता है। सबसे शुद्ध लोहा बात करें तो राट आयरन होता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कौन सा इसमें सबसे शुद्ध लोहा है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन और एक अन्य आयरन दे देगा। मान लीजिए कि कोई भी आयरन का नाम लगा के दे देगा, तो आपका इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या बताना है? सबसे शुद्ध लोहा पूछेगा तो राट आयरन, और सबसे अशुद्ध लोहा पूछेगा तो पिग आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिखाए गए ड्रिल किए गए क्षेत्र में किस प्रकार का दोष है? तो यहाँ पे कोई छिद्र बनाया जा रहा है और इसमें कौन से प्रकार का दोष दिखाया गया? तो यहाँ जो दोष दिखाया गया वो है ओवरसाइज छिद्र। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया यदि एक ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र क्लॉग हो जाता है तो क्या दोष होगी? ठीक है, एक ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र क्लॉग हो जाता है तो कौन सा दोष होगा उसमें? तो उसमें लोडिंग वाली दोष करेक्ट आंसर हो जाएगी, लोडिंग का दोष उसमें आ जाता है। अगला, क्यों सटीक इंस्ट्रूमेंट इनवार स्टील से बनाए जाते हैं? सटीक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रिसीजन, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो एकदम कम से कम नाप सके। ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि परिशुद्ध यानी कि सटीक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। यानी कि इससे कम से कम मापा जा सकता है, जैसे कि 0.01 mm की भी कोई वस्तु है ना, उसे भी, उसका भी माप ले सकता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सटीक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और जितने भी सटीक इंस्ट्रूमेंट है वो इनवार स्टील होता है, एक प्रकार का स्टील का प्रकार है, ये उसी का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों उसी का ही बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बनाया जाता है, बहुत कम विस्तार गुणांक होती है। कम विस्तार गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम होता है। आपको पता होगा कि हम किसी भी धातु को गर्म करते हैं तो उसमें 3 तरह का प्रसार होता है। एक होता है क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार होता है इसमें, यानी कि उसके क्षेत्रफल में भी विस्तार होता है। एक होता है, दूसरा होता है रेखीय प्रसार होता है, यानी कि उसकी लंबाई में भी बढ़ोतरी होती है, रेखीय प्रसार। तीसरा जो प्रसार होता है वो आयतनीय प्रसार, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन प्रसार। तो ये सभी प्रसार इनवार स्टील में नहीं होता है। और हमें पता है कि हमें जो इंस्ट्रूमेंट मापना है बहुत कम, जैसे कि 0.01 mm तक की माप लेना है, तो इसमें मान के चलिए कि ये कम एक्सपेंशन होगा, इसीलिए इसका इनवार स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दिया है कि नीचे चित्र में दिखाए गए फिट का नाम बताना है। तो ये एक फिट दिखाया गया, इसी को बताना है। यहाँ पे 4 तरह की फिट है, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, श्रिंकेज फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो इन चारों तरह के फिट पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखिए ट्रांजिशन फिट क्या होता है। तो ट्रांजिशन फिट, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बियरिंग है, ठीक है, और इसमें शाफ्ट को डाला गया है, शाफ्ट को यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो फिट है ये ट्रांजिशन फिट कब कहलाएगा? तो ट्रांजिशन फिट इज ए टाइप ऑफ फिट वेयर 2 पार्ट्स हैव ए स्लाइट क्लियरेंस। यानी कि जब ये बियरिंग है और इसमें जो शाफ्ट है इसके बीच में बिल्कुल हल्का जगह है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्लाइट क्लियरेंस है, बिल्कुल हल्का जगह बचा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। बट स्टिल कैन फिट टुगेदर, ये बिल्कुल फिट टुगेदर, एक साथ फिट बैठता है। क्लियरेंस फिट क्या होता है? तो एक बियरिंग मान लीजिए ये है, इसके अंदर अगर शाफ्ट को डाल दें, ये शाफ्ट है, ये वाला पार्ट शाफ्ट है, तो इसके बीच में कुछ जगह बच जाता है, इसी को हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार फिट क्या बोला जाएगा? क्लियरेंस फिट बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ए क्लियरेंस फिट इज ए टाइप ऑफ फिट वेयर देयर इज एनफ स्पेस आर क्लियरेंस बिटवीन 2 पार्ट्स। यानी कि 2 पार्ट्स के बीच एक थोड़ा सा जगह होता है, स्पेस होता है, पर्याप्त स्पेस होता है, पर्याप्त जगह होती है, उसे हम लोग क्लियरेंस फिट कहते हैं। ठीक है, इन दिस फिट द पार्ट कैन इजिली बी असेंबल एंड डिसेंबल ड्यू टू द क्लियरेंस बिटवीन देम। ये आसानी से असेंबल और डिसेंबल किया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला, श्रिंकेज फिट क्या होता है? तो श्रिंकेज फिट अगर आप देखे होंगे बैलगाड़ी, ठीक है, उसका जो चक्का बना होता है लकड़ी का बना होता है और उसके ऊपर लोहे
को चढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले ये लोहे की परत जो चढ़ाया जाता है इस लकड़ी के पहिए के ऊपर, उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने की वजह से अभी पता है ना कि आपको 3 तरह की प्रसार होता है। अभी मैंने बताया कि एक रेखीय प्रसार होता है, दूसरा एक क्षेत्रीय प्रसार होता है यानी क्षेत्रफल में, और तीसरा आयतन में प्रसार होता है, आयतनीय प्रसार। तो इन तीनों प्रकार की प्रसार की वजह से लोहे को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होता है, और जब उसे लकड़ी के ऊपर चढ़ा देते हैं तो ठंडा होकर क्या हो जाता है, जब ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, यानी कि लकड़ी को टाइटली पकड़ लेता है। तो उस प्रकार जो फिट बनती है उसे हम लोग श्रिंकेज फिट कहते हैं। तो देखिए, श्रिंकेज फिट इज टाइप ऑफ फिट वेयर वन पार्ट इज हीटेड, यानी एक पार्ट को गर्म किया जाता है, काजिंग इट टू एक्सपेंड, जिसके कारण गर्म करने की वजह से वो एक्सपेंड होता है यानी कि फैलता है, एंड देन इट इज असेंबल्ड विथ अनदर पार्ट, और दूसरे पार्ट के साथ उसे असेंबल कर लिया जाता है। एज इट इज कूल डाउन, जैसा ही ये ठंडा होता है, इट कंट्रैक्ट यानी कि ये सिकुड़ता है, एंड फिट टाइटली, और बहुत ही टाइटली फिट हो जाता है। हीट इज यूज टू टेम्पोररी इनलार्ज वन पार्ट, हीट किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक पार्ट जो रहती है उसे बड़ा करने के लिए किया जाता है, विच देन कंट्रैक्ट टू अचीव ए सिक्योर फिट व्हेन कूल्ड, और जब वो ठंडा होता है तो सिक्योर फिट बना लेता है। इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, एंड इंटरफेरेंस फिट इज ए टाइप ऑफ फिट वेयर टू पार्ट्स आर असेंबल्ड टुगेदर इन सच ए वे दैट दे कैन हैव ए स्लाइट इंटरफेरेंस आर ओवरलैप, यानी कि यहाँ पे एक प्रकार की फिट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बियरिंग बनाया और इसमें बिल्कुल क्लियरेंस न रहे, ठीक है, साफ्ट जो होगा इसके बीच क्लियरेंस ना हो, जबरदस्ती इसके अंदर हम लोग साफ्ट को फिट करें तो ये क्या करेगा, बियरिंग को बियरिंग इसको हस्तक्षेप करेगा कि अपने अंदर फिट नहीं बैठने देगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। 239 नंबर चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला पार्ट क्या दिखाया गया, साफ्ट को दिखाया, होल को दिखाया गया, ये क्या है, बियरिंग है, बियरिंग, और ये वाला पार्ट क्या है, सॉफ्ट है। अब देखिए बियरिंग में ये ऊपर वाला पार्ट और साफ्ट का नीचे वाला पार्ट, इसमें थोड़ा जगह बनाएगा, देखिए ये ऊपर वाली जगह से नीचे वाला थोड़ा सा क्लियरेंस बना रहा है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये क्लियरेंस यहाँ पे है, तो इसे हमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस फिट कहलाएगा ये, ठीक है। आपको पता चला क्योंकि इनके बीच में क्लियरेंस है, छूट है, तो ये क्लियरेंस फिट कहलाएगा। अगला, तो ये सारे चीजें हमने समझा दिया। 240 नंबर का क्वेश्चन पे आएंगे, किसी घटक की साइज और उसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं। तो किसी घटक की साइज और उससे संबंधित जो बेसिक साइज होती है उसके बीच बीजगणितीय अंतर को हम लोग डेविएशन कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितना होता है। हमने वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट आप लोगों को बता दिया है। देखिए 2 तरह की होती है, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब है ये मीट्रिक में पूछ रहा है। मीट्रिक में मिलीमीटर में नापता है, क्योंकि चारों ऑप्शन में मिलीमीटर में दिया हुआ है, इंच में नहीं दिया होता। इंच में नहीं दिया हुआ है, यानी कि इंच में दिया होता तो ब्रिटिश पूछता, मिलीमीटर में दिया है तो यानी कि ये किस में पूछना चाह रहा है, मीट्रिक में। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 इंच होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे चित्र में दिखाए गए टूल का नाम बताना है। ये एक स्क्रैपर है, इस स्क्रैपर को आप लोगों को बताना है। तो ये फ्लैट स्क्रैपर फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। टाइप ऑफ स्क्रैपर मैंने फिटर फ्यूल थ्योरी में आप लोगों को सारी टूल्स वगैरह का बता दिया, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगला वीडियो देखिए, अगला क्वेश्चन, नीचे चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम बताना है। इसमें कौन सा ऑपरेशन दिखाया गया है। तो ये देखिए एक जॉब है, उसके ऊपर स्क्रैपर यानी खुरचनी से खुरचा जा रहा है, तो ये क्या किया जा रहा है, स्क्रैपिंग प्रक्रिया, यहाँ पे स्क्रैपिंग ऑपरेशन दिखाया गया है। इसको ऑपरेशन बना लीजिएगा, न की जगह र बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, बड़ी फ्लैट सतह के मध्य भाग यानी कि सेंटर पोर्शन को खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए बड़ा पार्ट है और स्क्रैपर से इसके बीच वाले यानी कि बोला जा रहा है यानी मध्य भाग को खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का, तो हम लोग फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग में लाते हैं। फ्लैट स्क्रैपर कैसा होता है, यहाँ पे फ्लैट स्क्रैपर ही दिखाया गया है, और यहाँ जो मध्य भाग को खुरचा जा रहा है ये फ्लैट स्क्रैपर से ही खुरचा जा रहा है। स्क्रैपर का मतलब होता है खुरचनी। आप लोग देखे होंगे खुरचनी कौन रखा होता है, अगर आप कारपेंटर की दुकान पे, बढ़ई की दुकान पे जाएंगे तो स्क्रैपर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं देखे होंगे। बाकी अगर क्लास किए होंगे आप ITI में तो बिल्कुल आप लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी फ्लैट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए मैंने करार दिया। अगला 245 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। ये सबसे पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर बनाया ही गया है। अब माइक्रोमीटर में कौन सा माइक्रोमीटर है, तो इसमें ये क्या माप रहा है, थ्रेड को मापा जा रहा है, थ्रेड चूड़ी को मापा जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए लाक नट में आप लोग को नोमेनक्लेचर कर रहा था तो उसमें लाक नट नहीं दिया था, यही लाक नट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 246 नंबर दिया है कि एक थ्रेड के प्रोफाइल की तुलना करने के लिए किए गए गेज का उपयोग। तो एक थ्रेड की प्रोफाइल की तुलना करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? तो हम लोग स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आग से बचाव के लिए किस गैस का खत्म किया जाना चाहिए? तो आग से बचाव के लिए हम लोग ऑक्सीजन का खत्म करते हैं। आइए, आग लगने के लिए यहाँ पे मान लीजिए ये आग लगने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आग लगने के लिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आग से बचाव के लिए किस गैस को खत्म किया जाना चाहिए, क्यों खत्म किया जाना चाहिए, इसको आप लोग समझ लीजिए। कोई भी आग लगनी होगी ना, आग तो तीन चीजें जरूरी होता है आग लगने के लिए। पहला ईंधन, ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद दूसरी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन। तीन चीजों की जरूरत पड़ती है आग लगने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी आग नहीं लगेगा। और चौथा जो होता है ईंधन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तीसरा होता है उष्मा यानी कि हीट। ये तीन चीजें होती है तो आग बनेगा। अगर तीन चीजों में कोई एक चीज नहीं रहेगा ना तो आग नहीं बनेगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आग लगने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास वातावरण में ऑक्सीजन है, वातावरण में हीट यानी कि हीट जैसे कि सूरज निकलता है तो गर्मी भी रहती है, लेकिन आग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ईंधन उपलब्ध, आपको ईंधन चाहिए जलाने के लिए, और इस ईंधन की जो तापमान है जिस पे वो जलता है उतना तापमान होनी चाहिए। तो ईंधन नहीं है तब भी नहीं जलेगा। अब ईंधन में से मान लीजिए कि हमने ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, दो ही चीज बताया, ईंधन और हीट। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईंधन हम लोग लकड़ी रखे रह जाएंगे और उसे कितना भी टेम्परेचर देंगे तो नहीं जलेगा जब तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी। ऑक्सीजन रहेगा तभी। अब दो रखते हैं, ईंधन और ऑक्सीजन है हमारे पास, मान लीजिए लकड़ी भी है और वातावरण में ऑक्सीजन है। अगर हम पर्याप्त टेम्परेचर भी नहीं देंगे तो वो नहीं जलेगा। तो इन चीजों की जरूरत होती है। तो वही बोल रहा है आग से बचाव के लिए किन गैस का खत्म किया जाना चाहिए? तो हम लोग ऑक्सीजन को खत्म किया जाना चाहिए। अगला 248 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है जले हुए हाथ की देखभाल कैसे करेंगे? तो जब हाथ जल जाती है वर्कशॉप में या कहीं भी, तो जले हुए हाथ को ठंडे पानी में ढक के रखना चाहिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब भी हाथ जल जाता है तो उसका देखभाल तुरंत ठंडे पानी में हाथ डाल दीजिए। तो अब देखिए यहाँ 3 ऑप्शन क्यों नहीं होगा? जले हुए हाथ को गर्म हवा दीजिए तो और आपका नुकसान करेगा, जले हुए हाथ को ठंडा हवा दीजिए तो ये भी नुकसान करेगा, जले हुए हाथ को गर्म पानी में डाल दीजिए ये भी नुकसान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 249 नंबर, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सा हानिकारक है? तो मानव की स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन जरूरी है तो ये स्वास्थ्यकारी है, जल वाष्प भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ हैं, ये अपनी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आपको पता है कि पेड़ हमें O2 देता है, ऑक्सीजन देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? CO2 लेता है। तो अगर हम लोग CO2 नहीं वातावरण में रहेगा तो हमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक तरह से स्वास्थ्य के लिए ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही विषैला और खतरनाक गैस है, तो मानव स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि किससे निकलता है? एसी से निकलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही हमारे जो ओजोन परत है क्षय हो रहा है। ठीक है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो गया ना, तो अगर ओजोन परत में ज्यादा छिद्र बढ़ जाएगी तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमें कैंसर जैसे रोग को उत्पन्न कर सकता है। अगला 250 नंबर, एसआई सिस्टम में टार्क की इकाई क्या है? तो एसआई सिस्टम में टार्क की जो इकाई होती है वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को मॉडल पेपर 4 कंप्लीट करा दिया, ठीक है, जो कि 250 क्वेश्चन था। अगला जो हम लोग इसे आगे मॉडल पेपर करेंगे वो 6 होगा और 50 क्वेश्चन के हमने मिक्स क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो इन सभी को वीडियो आप लोग देख जाइए। और देखिए, एग्जाम से पहले आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। टेस्ट सीरीज से आप लोग को क्या होगा ना, एनालिसिस हो पाएगी कि आपकी एग्जाम की टाइमिंग क्या है। एक टेस्ट सीरीज अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप ये टेस्ट आप कंप्यूटर पर भी दे सकते हैं, जिसके लिए आप लोग को successcareer.classx.co.in पे आना पड़ेगा। और यही टेस्ट आप लोग मोबाइल ऐप में भी दे पाएंगे, यानी कि 1 पेमेंट में आप लोग दोनों जगह टेस्ट दे पाएंगे और जिसे आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा। तो यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जाम में मॉक टेस्ट देखिए, तो यहाँ टोटल आप लोगों को 17 मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गया है। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। 50 क्वेश्चन आप लोगों का मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस से रहेंगे 150 मार्क का 60 मिनट में। तो बिल्कुल टाइमिंग के द्वारा आपको ये चलेगा। टोटल 17 पेपर हो गए हैं, आप लोग 50-50 के क्वेश्चन हैं सभी में, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। अगर आप फिटर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ फिटर एडवांस टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक कितने टेस्ट फिटर में डाल दिए गए हैं,
14 टेस्ट डाल दिए गए, तो इनको जरूर ज्वाइन करिएगा। और स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग ई बुक प्रीवियस ईयर पे आ जाएंगे, यहाँ पे बार्क से रिलेटेड सारे मटेरियल को डाल दिया गया है, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।